रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत विषय को लेकर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी संस्कृत विषय व्याकरण के अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार साथियों, सम्यक संस्कृत क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इत संज्ञा के बारे में पढ़ा था। इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्रों के बारे में हमने पढ़ा था और हमने लोप संज्ञा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने माहेश्वर सूत्रों से किस तरह से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, किस तरह से संहिता संज्ञा होती है, आदिर अंत्येन संहिता सूत्र के बारे में हमने पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संयोग संज्ञा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हर एग्ज़ाम में इस संयोग संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन अब तक हर बार पूछा गया है। इसका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है और बहुत छोटी संज्ञा है, केवल 5 या 7 मिनट या 10 मिनट के वीडियो से आप इसका क्वेश्चन निश्चित रूप से हमेशा सही कर सकते हो। तो संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है हलो अनंतराः संयोग है। अब इसकी एक वृत्ति है, तो प्रत्येक संज्ञा करने वाला सूत्र और उसकी एक लाइन की वृत्ति हमें ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि अब तक इन वृत्तियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी वृत्ति होगी हलो अनंतराः संयोग, यानी हलों की जो होगी या व्यंजनों की जो है, व्यंजनों के बीच में जब कोई व्यवधान नहीं होगा तब उनकी संयोग संज्ञा होगी। अब किसका व्यवधान नहीं होगा वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका हो जाएगा अजभिर्व्यवहिताः, अजभिर्व्यवहिताः हलः संयोग संज्ञा स्युः। इस वृत्ति से हमेशा इसी वृत्ति से अब तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अजभिर्व्यवहिताः, अजभिः यहाँ स्वरों के लिए लिखा हुआ है, अजभिः, अजभिः अव्यवहिताः यानी अचों से, स्वरों से, अव्यवहिताः व्यवधान नहीं हो, अचों से व्यवधान नहीं हो या स्वरों का कोई व्यवधान नहीं हो। कब, किस, कब, कहाँ पर, हलों के बीच में, हल है संयोग संज्ञा स्युः, यानी ऐसे हल जिनमें अचों का कोई व्यवधान नहीं हो, अचों से अव्यवहित हो, यानी स्वरों का किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता है, तो उन हलों की, हल वर्णों की, व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो आओ हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखना, इंद्र है, इंद्र है। अब अगर इस शब्द को हम देखें तो ई, ये न, द, र और फिर ए। इस पूरे शब्द में एक स्वर यहाँ पर है, एक स्वर यहाँ पर है, यानी एक अच्छा ही है, ये एक इधर है। न, द और र, इन तीनों हल वर्णों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई स्वरों का व्यवधान नहीं है। ये स्वरों से अव्यवहित है, अचों से अव्यवहित है, जैसा कि हमारी परिभाषा में लिखा हुआ था। तो इन तीनों वर्णों की संयोग संज्ञा हो गई और ये जो पूरा शब्द है ये संयोग संज्ञा का उदाहरण है। इसी तरह से एक शब्द और हम देखने वाले हैं, उष्ट्र है। यहाँ पर उ, श, ट, र और फिर अ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये इधर अच है, इधर अच है, लेकिन बीच में, व्यंजनों के बीच में किसी भी स्वर का कोई प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो ये संयोग संज्ञा का उदाहरण है। तो इस तरह से संयोग संज्ञा बहुत आसान संज्ञा है। अब हम देखने वाले हैं संयोग संज्ञा से किस तरह से 2010 और 2014 के सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम और स्कूल व्याख्याता के एग्ज़ाम में इस संज्ञा से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, संयोग संज्ञा से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको बनाया है। इस तरह का क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। संयोगांत पद है अस्ति, संयोगांत पद है, यानी संयोग से जिसका अंत हो रहा हो ऐसा पद इसमें कौन सा है। तो सु, ध, ध, ये, यहाँ पर ये जो अंतिम वर्ण है ये हलंत वर्ण है, इसकी संयोग संज्ञा हो रही है, क्योंकि इनके बीच में कोई किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है। जबकि हर जगह पर जो अंतिम वर्ण है, यहाँ पर तय में आ है, ये स्वर है, यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह के क्वेश्चन, संयोग संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं
सेकंड ग्रेड 2010 और 2014 के एग्ज़ाम में और स्कूल व्याख्याता के एग्ज़ाम में इस संयोग संज्ञा से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। संयोग संज्ञा भविष्यति, संयोग संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा कहाँ होगी? द्वयोः स्वरयोः मध्ये, दो स्वरों के बीच में, द्वयोः व्यंजनयोः मध्ये, दो व्यंजनों के बीच में, तो दो व्यंजनों के बीच में, और द्वयोः वाक्ययोः मध्ये, दो वाक्यों के बीच में, और द्वयोः पदयोः मध्ये, दो पदों के बीच में। तो संयोग संज्ञा होती है दो व्यंजनों के बीच में, दो हलों के बीच में। तो हल यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ दो व्यंजन लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वयोः व्यंजनयोः मध्ये, दो व्यंजनों के बीच में संयोग संज्ञा होती है जब कोई स्वर का व्यवधान नहीं हो। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 के एग्जाम में आया हुआ है। संयोग संज्ञायाः उदाहरणम अस्ति, संयोग संज्ञा का उदाहरण है। तो आकाश है, इसमें स्वरों का सब जगह व्यवधान है, प्रत्येक व्यंजन के बीच में कोई ना कोई स्वर है। इंद्र है, ये भी हमने उदाहरण देखा था, इसमें न और द और र के बीच में किसी तरह का कोई स्वर नहीं है, तो ये संयोग वर्ण है इसमें सारे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देवालय है और मालाहा, इनमें भी स्वरों का व्यवधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र है। इसी तरह से ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हलो अनंतरा संयोग है, ये संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है, अभी हमने पढ़ा था। अस्य सूत्र से उदाहरणम अस्ति, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? मतलब हमको इसमें से संयोग संज्ञा वाला शब्द चुनना है। नदी, सर है, इन दोनों में स्वर आ रहे हैं व्यंजनों के बीच में, लेकिन उष्ट्र है, इस शब्द में, यह भी हमने उदाहरण देखा था, इस शब्द में श, ट और र के बीच में किसी तरह का कोई स्वर यहाँ पर नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी काका है, इसमें भी स्वरों का व्यवधान है दोनों व्यंजनों के बीच में। तो इस तरह से बहुत सरल संज्ञा है, बहुत आसान है, केवल 5 या 7 या 10 मिनट पढ़कर आप इस संयोग संज्ञा से संबंधित सभी क्वेश्चन हल कर सकते हो, कभी गलत नहीं कर सकते हो। और निश्चित रूप से अब तक हर परीक्षा में इसका एक क्वेश्चन देखने को मिला है। साथियों, संयोग संज्ञा के बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक प्रत्येक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इस संज्ञा से प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। तो संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। अत्यधिक जो निकटता है वो संहिता है। संधि करने वाला सूत्र भी साथियों यही है। संधि का व्याकरणिक नाम है संहिता, और संहिता संज्ञा होने के फलस्वरूप ही संधि का कार्य निष्पन्न होता है। तो संधि का कार्य करने वाला सूत्र भी अगर कोई तो परः सन्निकर्षः संहिता। इस सूत्र के फलस्वरूप ही वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहा गया है और संहिता को ही संधि कहा जाता है। तो इस सूत्र की वृत्ति होगी वर्णानाम अतिसहिता है, वर्णानाम अतिसंहिता है सन्निधि ही संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की जो अत्यधिक निकटता है उसको संहिता कहा जाता है या उसकी संहिता संज्ञा होती है। वर्णों की वर्णानाम अतिसहिता है, वर्णों की अत्यधिक जो सन्निधि निकटता है उसको संहिता संज्ञा स्यात्, उसकी संहिता संज्ञा होती है। मतलब वर्णों की अत्यधिक निकटता कब होती है? जब उन वर्णों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता, तो इसको संहिता संज्ञा कहा जाता है। और संहिता होने के फलस्वरूप ही दो वर्णों के बीच में संधि का कार्य निष्पन्न होता है। जिस तरह से विद्या धन आलय है, विद्या प्लस आलय है। अब इन दोनों वर्णों की, यहाँ पर जो दो वर्ण है आ और आ, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। इन दोनों वर्णों की जो निकटता है, जो इनको मिलाया जाएगा, उसी को ही संहिता संज्ञा कहा जाएगा। तो यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों की जो अत्यधिक निकटता है, सन्निधि जो है, वर्णों की जो अत्यधिक सन्निधि है वही संहिता संज्ञा होती है। अब यहाँ से किस तरह से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, हम इनको आगे देखने वाले हैं। इसके साथ ही हम देखने वाले हैं संहिता का कार्य कहाँ कहाँ होता है।
संहिता का कार्य 3 जगह पर नित्य रूप से होता है, मतलब 3 जगह पर हमें संधि कार्य करना बहुत आवश्यक है। पहला है, ये इसके लिए श्लोक है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो हो नित्या समास से वाक्य तू सा विवक्षाम अपेक्षते। यानी संहितैक पदे नित्या, यानी एक जो पद होगा उसमें हमें संहिता का कार्य करना ही होगा। जैसे मान लो एक उदाहरण है पाउक है, तो हमें यहाँ पर पऊ प्लस अक है, हमें इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, हमें पावक ही बोलना होगा, यही उपयोग में लेना होगा। तो ये एक पद है, एक पद में हमें संधि का कार्य नित्य रूप से करना ही होगा। तो संहिता का कार्य कहाँ कहाँ होता है? पहली कंडीशन है पद में, एक पद में, यानी एक पद में संधि का कार्य होगा ही होगा नित्य रूप से। दूसरा है धातु उपसर्ग यो हो, यानी धातु और उपसर्ग, यानी धातु उपसर्ग और धातु, उपसर्ग और धातु, यानी जहां धातु में उपसर्ग मिलेगा उस जगह पर भी हमें संधि कार्य नित्य रूप से करना ही होगा। माना कि अनु उपसर्ग है और आगच्छति लिखा हुआ है, तो यहां पर भी हमें संधि कार्य करना ही होगा। अन्वागच्छति, तो धातु और उपसर्ग और धातु का जहां मिलन होगा वहां पर भी संधि का कार्य नित्य रूप से होगा। और तीसरा है नित्य समासे, जहां समास का कार्य होगा वहां पर भी संधि का कार्य नित्य रूप से होगा। मान लो समास है पीतम अंबरम, तो इसको पीतम अंबरम नहीं बोल सकते हमें इसको पीतांबरम ही बोलना होगा, यानी यहां पर भी नित्य संधि का कार्य करना होगा। तो तीनों स्थितियां ऐसी है जहां पर संधि का कार्य नित्य रूप से होता है संहिता का कार्य। पहला है एक पद में पाउक है, दूसरा है उपसर्ग और धातु का जहां योग होगा वहां पर संहिता का कार्य नित्य रूप से होगा। तीसरा है समास में पीतांबरम, तो इस तरह से एक पद में और एक उपसर्ग और धातु के योग में और तीसरा समास में, इन तीनों स्थितियों में संहिता का कार्य नित्य रूप से होता है। लेकिन वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वक्ता चाहे तो संधि कर सकता है, वक्ता चाहे तो संहिता का कार्य नहीं कर सकता। जैसे मैं एक उदाहरण लिखने वाला हूं एक वाक्य का, लेकिन अब वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। मान लो कोई वाक्य है रामः भोजनम करोति, राम भोजन करता है, और यहां पर अगर चाहे वक्ता की इच्छा पर हो तो वो यहाँ पर संधि कर सकता है और यहाँ लिख सकता है रामो भोजनम करोति, यहाँ उत्व संधि हो गई। अब तो इस तरह से वाक्य में संहिता करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो हमने पढ़ा संहिता संज्ञा के बारे में। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है परः है सन्निकर्ष है संहिता, वर्णा नाम अति संहिता है सन्निधि ही संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की जो अत्यधिक निकटता है उसको संहिता कहा जाता है और संहिता को ही संधि कहा जाता है। अब एग्जाम में अगर कभी भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में जो संधि युक्त पद होगा, जैसे रमेश है, महेश है, विद्यालय है, लघुर्मी, ये सब संहिता के उदाहरण होंगे, और जो संधि युक्त पद नहीं होगा वो संहिता का उदाहरण नहीं होगा। तो आओ हम देखते हैं अब तक परीक्षाओं में इसके प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं। तो संहिता संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन 2014 सेकंड ग्रेड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कस्मिन पदे, यानी किस पद में संहिता संज्ञा प्रयुक्तम, संहिता संज्ञा का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर हमें वो ऑप्शन चुनना है जिसमें संधि का कार्य हो रहा है। संहिता का मतलब संधि से ही होता है। उपेंद्र है, रामस्य, कमलम, अचल है। इन चारों विकल्पों में ये इसका आंसर होगा, क्योंकि उप प्लस इंद्र है तो यहाँ पर संहिता का कार्य हुआ है, तो इसलिए इसका उत्तर यही है। तो इस तरह से साथियों हमने संहिता संज्ञा के विषय में पढ़ा, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र पढ़ा, संहिता संज्ञा होती किसकी है और किस तरह से होती है।